नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुभंकर मिश्रा जाने माने पत्रकार, उनकी एक पोस्ट आई थी और उस पोस्ट पर आरफा खानम शेरवानी ने जो रुदन शुरू किया, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर, उसके निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और अब जो ध्वज फहराया गया है, धर्म ध्वज फहराया गया है, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या थी पोस्ट उनकी? उन्होंने ये लिखा था कि आज अयोध्या का शिखर आसमान को छू रहा है, तो ये केवल निर्णयों का परिणाम नहीं है, यह उन कंधों का वरदान है जो इतिहास की धूल में दब गए लेकिन लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। उन बलिदानों में सबसे बड़ा और सबसे मार्मिक नाम है कोठारी बंधु शरद और रमेश कोठारी। कोठारी बंधु अगर आज जिंदा होते तो सबसे आगे खड़े होते। इसके बाद आरफा ने क्या लिखा? और देखते ही देखते हिंदू पत्रकारिता में बदल गई। पत्रकार कलम के सिपाहियों से धर्म के सैनिक बन बैठे। और देखते ही देखते इसके बाद इन्होंने लिखा है, लानत है शुभंकर मिश्रा की इस पोस्ट पर आरफा खानम शेरवानी की ये टिप्पणी। मैं आपको लगे हाथ शुभंकर के उस वीडियो के कुछ अंश सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। शुभंकर शुक्ला का उस वीडियो का एक छोटा सा अंश सुनिए, फिर जरा चर्चा करते हैं। 500 वर्षों के बाद जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा तो मानो ऐसा लगा कि अयोध्या ने आज चैन से सांस ली हो। 500 वर्षों में कहा हो, इसी क्षण का इंतजार था। आज वो ध्वज को जब निगाहें देख रही हैं तो ये एहसास हो रहा है कि वो केवल कपड़ा नहीं है, वो 5 सदियों की प्रतीक्षा का प्रमाण है, सदियों से दबे हुए स्वरों की मुक्ति का प्रमाण है। वो 5 सदियों की चीख जो आज आजाद होकर हवा में गूंज रही है, जय जय श्री राम कह रही है। ये उन अनगिनत माओं की ममता का प्रमाण है जिन्होंने कभी अपने लाल को जय श्री राम कहकर कार सेवा के लिए विदा कर दिया था और फिर लौटते नहीं देखा और आज भी उनकी तस्वीरें लिए बैठी हैं। ये उन अनगिनत बच्चों की कुर्बानी का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को कभी लहू में लथपथ देखा, क्योंकि उनकी जुबान पर जय श्री राम का नारा था और मन में उम्मीद कि एक रोज रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर विराजमान। आज अयोध्या का शिखर जब आसमान को छू रहा है तो ये केवल निर्णयों का परिणाम नहीं है, ये उन कंधों का बलिदान भी है जो इतिहास की धूल में दब गए लेकिन लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। ये शुभंकर की वीडियो के कुछ अंश मैंने आपको सुनवाए हैं, लेकिन बात यहां सीमित नहीं है साहब। एक कार्यक्रम सीमा चिश्ती और वरदराजन के साथ द वायर के प्लेटफॉर्म पर आरफा खानम शेरवानी ने किया और क्या कहा, जरा वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास जाने से पहले उसको भी सुनी लेते हैं। लगभग यही बात कही है। उन बातों को पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर
बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक-विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं गीता के श्लोक पढ़ रही हैं और वहाँ पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक़्त को जिया कैसे जाए? आखिर इस वक़्त को काटा कैसे जाए? और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ़ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक़्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हज़ार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। इनकी पीड़ा को आप समझ पा रहे हैं, ये तिलक-विलक बता रही हैं। इनका जो दर्द है, जिया कैसे जाए, इस वक़्त को काटा कैसे जाए, इसका जवाब उनको आज से 5 साल पहले बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे वक़्त में जी रहे हैं, इनका सवाल था। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि आप क्या सीरिया में जीना चाहती हैं? आप क्या पाकिस्तान जाना चाहती हैं? आप क्या इराक जाना चाहती हैं, जहाँ मस्जिदों में बम फटते हैं? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और ये निरुत्तर हो गई थीं। इनका दर्द ये है, पहली बात तो ये जान लीजिए, कम्युनिस्ट और जिहादी इस्लामी ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय नागरिक नहीं है, ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है और ये अमेरिका का नागरिक है। इसकी पत्नी जो है, जो जेएनयू में प्रोफेसर है या लेक्चरर है, दंडिता, उसके पास भी वो भी भारतीय नागरिक नहीं है। भारत सरकार ने इनको भारत में क्यों रहने की परमिशन दी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो और इतिहास के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट कर दें, पिछले 1500 सालों में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने पूरी दुनिया की 46 सभ्यताओं का समूल नाश कर दिया। पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, पूरा अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, 7 करोड़ लोगों की हत्या की थी चर्च ने, जो रेड इंडियंस कहलाते थे अमेरिका में। आज वो 10 लाख बचे हैं और वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी संस्कृति का समूल नाश हो चुका है। पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड में कुछ मावरी ट्राइब के लोग बचे हैं और जिनकी कुछ आबादी है, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ बचे हैं जिनको मूल निवासी कहा जाता है, एब्रोजिनल्स। वो आज भी पेड़ की छाल पहन के घूमते हैं। 1500 साल में साल में ये दोनों का हमला भारत पे हुआ। 1000 साल में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का कब्जा भारत में रहा। भारत सरकार इतनी महान है, इतनी उदार है नेहरू के जमाने से, कि आज तक ब्रिटेन के राज को ब्रिटिश ऑक्यूपेशन नहीं कहा भारत सरकार ने, कॉलोनियल रूल कहती है। साम्राज्यवादी शासन, जो कि कम्युनिस्टों का शब्द है। कम्युनिस्ट भी जो है, उनको भी कोई शिकायत नहीं है ब्रिटिश से के इंडिया के ऑक्यूपेशन से। तो 1500 साल में ये पहली घटना है जहां मूल जो प्राचीन सभ्यता जो जो बची रह गई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ज्वाइंट हमले में, और कम्युनिस्टों का हमला तो आज भी जारी है, जिसने अपने प्राचीन जो उसके धर्म स्थल थे उसको वापस लिया है। पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये, पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जो टर्की के इस्तांबुल में, जिसका नाम पहले कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जब तक वहां पे ईस्टर्न बाइजेंटियम एम्पायर का शासन था, और 16वीं सेंचुरी में वहां पे तुर्कों ने कब्जा करके उसकी सत्ता को खत्म कर दिया, और जो वहां पे हागिया सोफिया, इसको आया सोफिया भी कहा जाता है, जो चर्च थी, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। और उसी चर्च को पहले क्रिश्चियनिटी ने, जो इस्लाम जो है गैर मुसलमानों को काफिर कहता है, क्रिश्चियनिटी पैगन कहती है। वो पैगन टेम्पल को तोड़ करके वहां पे चर्च बनाई गई थी। उस चर्च के अराउंड तुर्की के खलीफा ने, जिसको उस्मानिया सल्तनत या ओटोमैन एम्पायर कहते हैं, उसने इस चर्च के चारों ओर चार मीनारें खड़ी कर दी और वो मस्जिद हो गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब तुर्की की सल्तनत का, ओटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ और कमाल अतातुर्क आया, तब उसने उसको राष्ट्रीय स्मारक बना दिया 1932 में। जुलाई 2021 में जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, एर्डोगान, वो अपने को खलीफा समझता है। उन्होंने कहा कि ये फिर से चर्च हो गई। तो पूरे दुनिया में जो है जिहादियों ने बड़ा हर्ष मनाया कि साहब हमारी फतेह हुई है। उसके 2 हफ्ते बाद 5 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। तब पूरे दुनिया में ये बवेला मचा था और वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया था
कि वेटिकन जो है रोमन कैथोलिक चर्च का पावर सेंटर है, मक्का इस्लाम की चर्च का पावर सेंटर है, और दुनिया में ये तीसरा पावर सेंटर इमर्ज कर रहा है, ये अयोध्या। तो ये पीड़ा है आरिफा खानम की कि ये काफिर काफिर जीत कैसे गए। और अभी केवल अयोध्या नहीं है, ये किसी मजहब के खिलाफ लड़ाई हमारी नहीं है। अभी तो काशी है, मथुरा है, संभल है, ऐसी कम से कम 40,000 मंदिर हैं। बंगाल में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, और झारखंड में है, बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में, हर जगह है। पूरे उत्तर भारत में आपको एक भी प्राचीन मंदिर नहीं मिलेगा, केवल 2 मिलेंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो अब उत्तराखंड में है। तो ये जो मैडम बोल रही हैं, इनका 1947 से आजादी के बाद से सेकुलरिज्म के नाम पर, गंगो जमन तहजीब के नाम पर और जो ये कहा गया मिली-जुली संस्कृति, कंपोजिट नेशनलिज्म, कौमी एकजहती के नाम पर, जहाँ पे ये अंडरस्टूड था कि मुसलमानों का जो है पहला अधिकार रहेगा, फर्स्ट, और उनके हकों में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये एक अलतकैया को भारतीय संविधान ने और नेहरू ने, कांग्रेस ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप प्रोवाइड किया, ये उसका नतीजा था। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद अब ये कम्युनिस्टों और जिहादियों और सेकुलर और नेहरू के जमाने के जो कांग्रेसी हैं, जो पिछले 70 साल से दिल्ली में पल रहे थे, सरकारी टाइप 5, टाइप 6, टाइप 8 के बंगलों में रह रहे थे, ऐसे 1,500 लोगों को बाहर निकाला गया है। और इस इकोसिस्टम को, जिसको मैं भेड़िया तंत्र कहता हूँ, इसको पीएम ने कहा है खान मार्केट गैंग, और टुकड़े-टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल, ये सब उसी के हिस्से हैं। तो इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अधिकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार में मौलानाओं की दाढ़ी को सहलाने की परंपरा बंद हो गई है, रोजा इफ्तार की परंपरा भी बंद हो गई है, यूपी में भी बंद हो गई है। और इसका असर ये पड़ा है कि ये जिन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी की, डीएमके की, ममता बनर्जी की सरकार है, वहां भी ये परंपरा बंद हो गई है, जो होती है रोजा इफ्तार रमजान के महीने में। तो इनकी पीड़ा जो है, ये लॉस ऑफ प्रिविलेज है। उनके जो विशेषाधिकार थे, अब वो खत्म हो गए हैं। और मैं तो उनको, ये खुद कभी हिजाब नहीं पहनती हैं और टी-शर्ट और जीन्स पहन के घूमती हैं अमेरिका में, लेकिन हिंदुस्तान में जो है इस्लामी हुकूमत का सपना देखती हैं। और आपको याद होगा, जब शाहीन बाग में जिहाद चल रहा था सीएए के खिलाफ, दिसंबर 19 से लेके फरवरी 2020 तक, तब ये कहती थी कि अभी हमें चुप रहना है, अभी हमारा वक्त नहीं आया है। तो ये शाहीन बाग में जाके भाषण देती थी और मुसलमानों को स्ट्रेटजी बताती थी कि हमें कैसे जिहाद करना है। कश्मीर में एक आतंकवादी मुस्लिम महिलाओं का संगठन है, दुख्तराने मिल्लत। दुख्तराने माने महिला, मिल्लत माने मुसलमान, इस्लामी महिला। उसकी जो नेता है असिया अंद्राबी, और वो भी वो हाउस अरेस्ट में है, उसका पति जेल में है। तो ये भी जो है, ये दिल्ली में दुख्तराने मिल्लत का एंग्लिकन फेस है, अंग्रेजी बोलने वाली हैं, और आर्टिकुलेट हैं, बोलना जानती हैं, और टीवी चैनलों पे और अपने द वायर के यूट्यूब चैनल पे आती हैं। तो ये जो है केवल ये उनका दर्द सामने आ रहा है, और दर्द इसलिए भी सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पखवाड़े के अंदर, 15 दिन के अंदर 2 बार लॉर्ड मैकाले का नाम लिया है। और उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया को डीकोलोनाइज करना है, मैकाले की मानसिकता से मुक्ति पानी है। 1835 में उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया था। अब उसके 2035 में उसके 200 साल हो रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में हमें इसको नष्ट करना है। इनकी समस्या ये है। और अभी परसों पीएम जो है गए थे ओडीपी में। उसके बाद उन्होंने गोवा में एक भगवान राम की 70 फीट की कांसे की मूर्ति का भी अनावरण किया। तो वहां पे पीएम ने कहा कि भारत में सांस्कृतिक चेतना आ रही है, भारत में कल्चरल अवेकनिंग हो रही है। ये चाहते हैं कि मुसलमान तो एक रहे, लेकिन हिंदू जो है वो अगड़े पिछड़े दलित आदिवासी में हमेशा बटा रहे, ताकि सत्ता इनके हाथ में रहे। तो ये जो पॉलिटिकल मॉडल नेहरू ने डेवलप किया था, और जो 2014 तक जारी रहा,
अब वो जो है ध्वस्त हो रहा है। इनका दर्द ये है कि साहब जो है ये मौलानाओं की खातिर क्यों नहीं होती है पीएम में। जब मनमोहन इनकी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं एक बात सुन लीजिए, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या करने वाला यासीन मलिक जेकेएलएफ का आतंकवादी, वो पीएम हाउस में उसको डिनर लंच पे बुलाया जाता था। मोदी के आने के बाद वो जेल में है और उसके लिए सीबीआई ने फांसी की मांग की है कोर्ट में। वो जेल में है पिछले 8 साल से, यासीन मलिक, जिसने इंडियन एयरफोर्स के 8 अधिकारियों की हत्या की थी श्रीनगर में। ये तो हाल था। तो जब यासीन मलिक जो जेल में रहता था, जो पीएम हाउस में जिसकी खातिरदारी होती थी, आज वो जेल में है, तो उनको बहुत चिंता और बेचैनी, घबराहट होगी, कैसे जिया जाए, ये वक्त कैसे काटा जाए। मामला अयोध्या का नहीं है। अयोध्या तो मामला केवल ये है कि उनका उनका दर्द छलक गया, उनको दर्द छलकाने का ये हो गया, उनको ये मीडिया को कह खबर रहे देने का मौका मिल गया। ये कह रही हैं कि हिंदी नहीं, हिंदू पत्रकारिता। जी, इनकी बिल्कुल। एक इनकी एक और पोस्ट में दिखाता हूँ, इससे पता चलता है कि ये कितनी दोगली है और कितनी फेक है। ये पोस्ट ममताज जेहानी जेहादी है, उसके समर्थन में खड़ी हैं। ये देखिए इनकी पोस्ट। इन्होंने कहा कि इज उमर खालिद इंडिया जोहरान, यस। जोहरान हमदानी और उमर खालिद दोनों आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, करिश्माई और क्रांतिकारी युवा। दोनों ने हम्म। इंसाफ और बराबरी पर आधारित बेहतर दुनिया का सपना देखा, लेकिन उमर और जोहरान होने का फर्क। दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार करके उमर को जेल में डाल दिया और न्यूयॉर्क पुलिस अब जोहरान के मातहत काम करेगी। इनकी मानसिकता देखिए। इनकी पत्रकारिता को आप कौन सा नाम देंगे अगर ये हिंदी पत्रकारिता को हिंदू पत्रकारिता बता रहे हैं? इनकी पत्रकारिता, जो भारत में जो वामपंथी पत्रकार हैं, वो खुलकर के जिहादी पत्रकार हैं, खुलेआम। भारत के अधिकांश जो अंग्रेजी अखबार हैं, द वायर है, स्क्रॉल है, और भी कई हैं, और एक अखबार का नाम तो हिंदू है, लेकिन वो जिहादी अखबार है आउटराइट। कभी पढ़िए उसको जरा, उसका और नाम मैं हिंदू है। ये भी बताता चलूं दर्शकों को, जिस उमर खालिद की ये बात कर रही है वो और शर्जिल इमाम दिल्ली दंगों के मामले में वो जेल में हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसमें शर्जील इमाम तो ऐसा है जो आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट है। ये जो कहा जाता है ना कि ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है जिहादियों की, कि साहब गरीब थे, अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, इसलिए ये आतंक के राह पे चले गए। तो ये आईआईटी का ग्रेजुएट है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं श्रीनगर से और हरियाणा से और दिल्ली से और लखनऊ से और सहारनपुर से, ये क्या गरीब लोग हैं? ये मिनिमम इन लोगों का जो है वेतन महीने में 4 से 5 लाख रुपए था। किस बात के गरीब थे ये? असली समस्या है जिहाद। असली समस्या ये है कि भारत में सनातन धर्म की पताका क्यों फहरा रही है? सनातन धर्म की जो संस्कृति, जिसको नेहरू ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर सुला दिया था, वो जाग क्यों रही है? ये हिंदुओं में नया अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने अतीत को लेकर के, अपनी गौरवशाली सभ्यता को लेकर के एक नया आत्मविश्वास का जागरण हो रहा है। वो जाति की जकड़न से ऊपर उठ रहा है। सब लोग और जो शहरी युवा है, वो अब जाति वाले के मामले में नहीं सोचता है। प्राइम मिनिस्टर का जो इंक्लूसिव, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसके चलते पिछले 10 सालों में जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठे हैं, तो अब अगर तो और इसके चलते बिहार में जो जो घनघोर, कट्टर और नंगे जातिवाद की राजनीति आरजेडी की थी, वो ध्वस्त हो गई। यूपी में समाजवादी पार्टी की जातिवाद की राजनीति ध्वस्त हो गई। समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिल गई थी। ये लोग बड़े इतराए घूम रहे थे, लेकिन बिहार का चुनाव आने के बाद इनको सांप सूंघ गया है। परेशान घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के किस तरह के बयान रोज आ रहे हैं। बौखलाए हैं, कुछ कुछ पता नहीं है क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि जब एसआईआर कर रहे हो तो उसमें जाति क्यों नहीं जोड़ लेते? अरे भाई, जाति की जनगणना की तो घोषणा प्राइम मिनिस्टर अप्रैल में इस वर्ष कर ही चुके हैं।
तो किसी तरीके से एसआईआर को सबोटेज करो। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने खुद, कि एक व्यक्ति ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो कैसे हम आपकी बात मान लें। और आज इनके पास सुप्रीम कोर्ट में आज जो है 5 महीने चलते सुनवाई के हो गए हैं। आज इनके पास अब इनके तर्क का जो तर्कस खत्म हो गया है, इनके सारे आर्गुमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि और सुप्रीम कोर्ट फिर भी सुनवाई किए जा रहा है। और अब तो उसमें तमिलनाडु की डीएमके भी शामिल हो गई है, ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है, और वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी शामिल हो गई है, केरल गवर्नमेंट भी शामिल हो गई है। लेकिन चुनाव आयोग का कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि इलेक्शन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको संविधान से अधिकार प्राप्त है और इसके कार्य में हम दखल नहीं दे सकते। तो ये सारी बेचैनी इनकी। और अभी तो रुकिए, अभी जो बंगाल का चुनाव का परिणाम अभी आने दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार बंगाल का इलेक्शन टर्नआउट 80, 85, 88% नहीं होने जा रहा है। अब की बार ये 60-65 से आगे नहीं जाएगा। और अगर ये 60-65 पे रुक गया, आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की गद्दी गई। तो ये डर बता रहा है कि अभी बिहार गया है, फिर बंगाल जाएगा, फिर और भी जो जिहादी हेवन, सेफ हेवन है, वो एक के बाद एक जाएंगे। डर ये सता रहा है। ये अपने प्रोग्राम, अपने वीडियो, अपने भाषणों से किस तरह का माहौल बना रही है, एक और सबूत देता हूं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, अरे वो भी कम्युनिस्ट है। ये कम्युनिस्ट ही नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी को गालियां देता है, ये राम मंदिर के खिलाफ था, हाँ। ये पूरा, और उसको बैठा रखा है अपने प्रोग्राम में। और जरा सुनिए। ये सबको पता है कि ये बाबर के बहाने दरअसल आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार बाबर की औलादों को बोलते हैं, बाबर की औलादों को। उस वक्त का भी नारा था, और आप सारे मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं। और आप मुसलमानों को, तो मामला बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ, लेकिन अब सैकड़ों मस्जिदें मिसमार की गई हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, पुलिस आती है उठा के ले जाती है, अजान नहीं दे सकते। तो मसला बाबरी मस्जिद का नहीं था, मसला बाबर का नहीं था, मसला मुसलमानों को कुचलने का था, और वह कुचला जा रहा। ये अपूर्वानंद, शक्ल देखिए, ये हमेशा जिस तरह की लैंग्वेज का यूज करता है और भड़काने की कोशिश करता है, उसका मैंने एक उदाहरण मात्र आपको अभी दिया है जी। 2020 के दिल्ली के दंगों में पुलिस ने इसको तलब किया था, और इसका मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो उसके बाद से ये थोड़ा कम बोलता है, वरना ये भी जो है दंगों के जब दिल्ली में शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, तब ये और जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, तब ये भी जिहाद फैलाने में सबसे आगे था। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी का लेक्चरर है। और उसके बाद से दिल्ली के दंगों में जब इसका नाम आया, तब से उसके बाद से इसने अखबारों में लिखना पढ़ना भी, अब लेख लिखना भी लगभग बंद कर दिया है। तो ये जो पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो अर्बन नक्सल हैं, जो खान मार्केट गैंग है, वो बेहद बेचैन है। अब दिल्ली में जो वो पिछले 70 साल से 5 स्टार लाइफ के आदी थे, और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके ये भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान बांटते थे। साल भर में 10 देशों में जाकर के ये आपके विदेशों में घूमते थे, फॉरेन अमेरिकन यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाके भारतीय संस्कृति के बारे में लेक्चर देते थे। और इन लोगों को करोड़ों रुपए की ग्रांट आती थी यूरोप और अमेरिका से। और एक तो संस्था है ही, आपको मालूम है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, यामिनी अय्यर की, जो कि मणिशंकर अय्यर की पुत्री है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और उसको कई 100 करोड़ रुपए की जो है साल में मिलती थी फॉरेन ग्रांट, सब बंद हो गई हैं। तो ये सब लोग दिल्ली में रह करके 5 स्टार जीवन के आदी रहे हैं, पूरे दुनिया घूमते हैं, राजा साहब लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टर्स को ये डायरेक्शन दिया करते थे। सोनिया गांधी की जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें तो ये लोग मंत्रियों को और कैबिनेट सेक्रेटरी को फर्स्ट नेम से बुलाते थे। अरे ओंकार, सुना तुमने, जरा एक काम देख लेना हमारा। ये इन लोगों की ताकत थी। अब आज इन लोगों को सचिवालय में घुसने को नहीं मिलता है। आज ये लोग किसी मंत्रालय में जा नहीं सकते। आज इन्हें कोई पहचानता नहीं है दिल्ली के मंत्रालयों की बिल्डिंग में।
और लेकिन इनका अभी भी क्लाउड अंग्रेजी अखबारों में बना हुआ है। ये जो मैडम ये जो मोहतरमा हिंदी अखबारों को हिंदू अखबार बता रही हैं, जरा ये भी बता दें कि अंग्रेजी अखबार भी तो जिहादी अखबार हैं। किसी का नाम लूं मैं क्या? तो ये जो है और ये जो इनका विलाप है, चौधरी साहब, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और अभी जो हिडमा जो मारा गया है माओवादी नेता छत्तीसगढ़ में, उस हिडमा के मरने का इतना सदमा लगा उनको कि ये जो अर्बन नक्सल हैं, ये दिल्ली के बोट क्लब में दिल्ली में पोल्यूशन के नाम पे धरना देने इकट्ठा हुए। और वहां पे जो है वहां नारा लग रहा था, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। उनको पुलिस ने जो है बुक कर दिया है बीएनएस की गंभीर धाराओं में। किसी की बेल नहीं हो रही है, और उसमें सब लड़के लड़कियां हैं अभी सब 20, 21, 22 साल के, और वो सब जेएनयू के हैं। लेकिन ये इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, मीडिया इसमें भी आजकल फूट पड़ी हुई है। राजदीप सरदेसाई की एक मैं बाइट सुन रहा था, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, बदलाव आ गया पॉलिटिक्स में। 50 साल पहले पॉलिटिक्स इतनी कम्पिटिटिव नहीं थी। तब आप पैराशूट लेके 2 दिन पहले चुनाव के आ जाए, रैली में वेव करें, आप बड़े परिवार से आते, लोग आपको वोट देते थे क्योंकि दूसरी तरफ कोई था नहीं। अब पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई। आपको जमीन पर रहकर लगातार काम करना पड़ता है, लोगों से एक संपर्क बनाना पड़ता है। कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी पुरानी तरह की पॉलिटिक्स करती है, बूथ लेवल की पॉलिटिक्स नहीं कर पाती है। हवाई नेता अब नहीं चलेंगे। है ऐसे नहीं है कि कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं है, लेकिन आपको उनको ताकतवर करना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा। तो इन लोगों की कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में आ नहीं रहा है। अब ये लोग विवश हो गए, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। जो 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 दिल्ली में आपको याद होगा कि एक चाइनीज एक न्यूज एजेंसी के जरिए जो इंडिया के पत्रकारों को, जो सो कॉल्ड जो आपका एंटी मोदी गैंग है, उनको जो पैसा आ रहा था, उसमें कई लोगों को नोटिस गया था और उनके ऊपर जेल जाने से बच गए थे। एक प्रणंजय ठकुराता जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडिटर रह चुके हैं, और एक थे अभिषार शर्मा। इन सबको जो नोटिस गया था आपको याद होगा, और इसमें एक आदमी जेल भी गया था, कई महीने जेल में रहा था। तो ये जो है और ये आउटराइटली जो है ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही लोग सबसे आगे ये सवाल को पूछने में थे कि भारत के कितने रफाल गिरे। ये पाकिस्तान की सेना से या वायुसेना से ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम्हारे 11 के 11 एयरबेस क्या नष्ट हो गए, उनमें कितना नुकसान हुआ। सबसे भयानक नुकसान तो है जो रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। उससे इन्होंने, और यही लोग थे जो 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ करने के बाद इन लोगों ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के सोशल मीडिया हैंडल पे बड़ी गालियां दी कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, आपने ऑपरेशन रोक क्यों दिया। और बाद में राहुल गांधी बोले कि ये तो नरेंद्र का सरेंडर हो गया। एक फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का। तो भारत का नैरेटिव कमजोर करने में और इन्हीं लोगों के प्रयास से मई के महीने में पूरा वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान की गौरव गाथा लिख रहा था। उसके बाद फ्रेंच, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे, सबने एक स्वर में ये कहा कि भारत की बहुत ही निर्णायक जीत हुई है, और दुनिया में आज तक इतना शॉर्ट, इतना स्विफ्ट, इतना टारगेटेड, इतना पॉइंटेड एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं हुआ जहां इंडिया की कैजुअलिटी नील थी, कैजुअलिटी इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन एंड द मशीन बोथ। और जबकि पाकिस्तान का, और आपको याद होगा, एक तो पायलट को अभी पद्म विभूषण वो जो महावीर चक्र दिया गया है, उसने तो आदमपुर एयरबेस से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करके 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एयरफोर्स का F-16 जहाज खड़ा हुआ था, उसको उड़ा दिया। पाकिस्तान ने माना भी इस बात को। तो ये लोग जो है हर मौके पर, वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो आपका ये सीए का आंदोलन हो, नरेंद्र मोदी सरकार को इंटरनेशनल मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा में
और लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में, द टाइम्स में, गार्जियन में कैसे एंटी इंडिया एडवर्स कवरेज आए। ये काम अमेरिका, यूरोप से ज्यादा हमारे देश के लोग कर रहे हैं, और यही लोग कर रहे हैं। राणा अयूब और ये आरिफा खानम और राजवी सरदेसाई, ये सब लोग कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं और यही लिखते हैं। और एक मैडम जो मेरे संग थी तहलका मैगजीन में, उनको वॉशिंगटन पोस्ट से एक रिपोर्ट का $1500 मिलता है। जरा इसको जोड़िए, जो है इंडियन करेंसी में, अगर $1 86-88 रुपए का है, उनको $1500 मिलते थे। अब अभी कितने मिल रहे हैं मुझे पता नहीं। तो ये जो है और पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप और चाइना इंडिया को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो काम करने की पॉलिसी है, उससे अमेरिका को बेहद परेशानी है। और ताजा परेशानी ये है कि आपने इंडिया के ऊपर जुलाई में 25 और फिर अगस्त में 50% आपने टैरिफ लगाया। उसके बावजूद जो है 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% हुई है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है 11% बढ़ गया है, और टोटल ट्रेड विद अमेरिका भी बढ़ गया है। और आज तो जो है सारे अंग्रेजी अखबारों ने खबर छापी है कि इंडिया ने वैकल्पिक बाजार खोज लिया है। इंडिया का एक्सपोर्ट बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है। ये भी बहुत बहुत झटका देने वाली, दुख पैदा करने वाली खबर है आरिफा खानम की। बिल्कुल। ये तो और खबर सबको मालूम है। चलते चलते जरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की भी बात कर ली जाए। क्या हुआ है ममता बनर्जी को अचानक वक्फ कानून को लागू करने का आदेश जारी कर रही हैं? अच्छा, करे क्या इसके अलावा वो? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1925 अंग्रेज के समय जो वक्फ का कानून बना था, उसमें भी ये प्रोविजन है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उसी को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, तो ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाना बड़ा आसान है। क्या सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगी अब वो? वक्फ यूपी में करीब जो ये ओवैसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि यूपी में 1.25 लाख वक्फ प्रॉपर्टी हैं, और ये बिल अगर पास हो गया तो ये वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहेंगी। और इस साल जनवरी में जब वक्फ की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लखनऊ आई थी, तो यूपी गवर्नमेंट ने ये डाटा पेश किया था कि यूपी में जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें 77% सरकारी जमीन पर हैं। 77%। और दो तरह की वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर आपके घर के, अगर एक मस्जिद के बगल में कोई प्लॉट अगर खाली है, और अगर नमाजी वहां नमाज पढ़ने आते हैं, अगर वो उस प्लॉट पे अपनी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल खड़ी करते हैं, तो ये मान लिया गया कि वो वक्फ बाय यूजर है, और जबकि वो वक्फ बोर्ड में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के बाकायदे नियम निर्धारित हैं, जो कि एक्ट में निर्धारित हैं। और जिस तरीके से 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट को अमेंड किया, और फिर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ एक्ट को अमेंड किया, उसके बाद तो पूरा पूरा आधा भारत ही वक्फ बोर्ड का हो गया था। तो अब जो है और ये वक्फ प्रॉपर्टी सबसे अधिक कहाँ है? यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। और वैसे साउथ इंडिया में भी है, बहुत है, कर्नाटक में बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है। तो अब ये सब प्रॉपर्टी छीनने का मौका आ रहा है, और अब इनको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं कोई मदद नहीं मिलने वाली है। पहले यदि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी है, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता था, वक्फ ट्रिब्यूनल। और वक्फ ट्रिब्यूनल आपसे बोलता था कि चौधरी साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। ये खुलेआम हो रहा था महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी हुआ ऐसा। तो अब जो है ये इनको समझ में आ गया है। और ये जो ममता बनर्जी की बात आपने कही है, ये भी बहुत बड़े दुख का कारण है आरिफा खानम के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद, इतनी संख्या में आप जुटे। और एक निवेदन है कि यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में, मित्रों के पास। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।